हेलो गाइस। आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। और ये सब्जेक्ट का नाम है इंडोक्राइनोफिजियोलॉजिकल, जो कि फर्स्ट पेपर है। आइए हम साइनोप्सिस की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। न्यूरल रेगुलेशन जो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रिस्पायरेटरी सेंटर, दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग रिस्पायरेशन सेंटर। केमिकल रेगुलेशन जो विभिन्न टाइप्स के होते हैं। देन कंक्लूजन और रेफरेंस। ये गाइस लॉन्ग नोट्स है। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सभी प्राणियों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा विभिन्न भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन या कॉम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त होती है। पोषक पदार्थ प्रोटीन, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 एवं H2O बनाता है तथा ऊर्जा की उत्पादित होती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा उच्च ऊर्जा एनर्जी बॉन्ड्स के रूप में संग्रहित कर ली जाती है और इसी ऊर्जा का उपयोग प्राणी अपनी अपनी विभिन्न जैविक या चयापचय क्रियाओं के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं गैसीय व्यय पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को रिस्पायरेशन कहते हैं। हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन की क्रिया को नियंत्रण भी किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं अच्छे से चल सकें। अतः बॉडी में रिस्पायरेशन की रेगुलेशन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक न्यूरल रेगुलेशन, दूसरा केमिकल रेगुलेशन। आइए हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेशन में 2 टाइप्स के बताएं। पहला न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बात करें तो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS रिस्पायरेटरी रेट, डेप्थ एंड रिथम्स को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें केमिकल रेगुलेशन की तो ये बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स कॉन्सेंट्रेशन pH में परिवर्तन के आधार पर रिस्पायरेटरी रेट एंड डेप्थ रेट को बनाता है। आइए हम बात करते हैं थर्ड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन की। तो श्वसन का नियंत्रण तंत्रिका, जिसको हम लोग नर्व्स तथा केमिकल विधियों द्वारा होती है। यह दोनों विधियों एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित होती है। इसके अतिरिक्त pH, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। आइए हम बात करते हैं नर्वस और न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। तो श्वास लेने की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। थॉरैक्स, एब्डोमेन एवं बॉडी के अन्य भागों के पेशियों जो श्वसन में कार्य करता है का संबंध या संयोजन उनके अनेक जटिल श्रेणियों की परिवर्तित क्रियाओं पर डिपेंड रहती है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा बनाए रखा जाता है। इस नियंत्रण का केंद्र मस्तिष्क को, जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित रहता है। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में अत्यधिक हाईली स्पेशलाइज्ड तंत्रिकाएं सेल्स का एक ग्रुप स्थित होता है, जिसे रिस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को रिस्पायरेटरी सेंटर क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा। आइए हम बात करते हैं इस केंद्र में तंत्रिका आवेग मध्यपट तंत्रिकाओं, जिसको हम लोग फेरेनिक नर्व द्वारा मध्यपट को तथा अंतरापूर्व तंत्रिकाओं द्वारा इंट्राकोस्टल नर्वस द्वारा अंतरापुरुषक पेशियों को भेजे जाते हैं। यह शोषण संबंधित मसल्स को संकुचित के लिए उद्दीपित करते हैं तथा पक्षीय गुहा की क्षमता बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्रश्वासन क्रिया संपन्न होती है। रिस्पायरेटरी सेंटर के 3 भाग होते हैं, जो कि पहला होता है इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। अब बात करते हैं जब एक केंद्र क्रियाशील होता है तब दूसरा केंद्र इनहैबिटेड होता है। श्वसनीय केंद्र की सेल्स नर्वस के द्वारा संबंधित होती है। यह दोनों प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त सेल्स स्वयं के में भी ब्लड के रासायनिक चेंजेस के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए संवेदनशील होते हैं। अगर हम बात करें फेफड़ों की एल्वियोलाई की भित्ति में परस्पर ग्राह्यता स्ट्रेच रिस्पायरेटरीज धसे रहते हैं। ये प्रश्वासन, जिसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, एवं आश्वासन क्रिया को एकांतर रूप में एल्वियोलाई की भित्ति को परासर एवं संकुचित कर इनहैबिट करती है। यह रिस्पायरेटरीज एक प्रकार की प्रतिपुष्टि विधि को नियमित करती है, जो वेगस नर्व के द्वारा इनवर्टिब्रेटेड होता है। यह तंत्रिका मेडुलरी सेंट्रल के लिए उत्प्रेरणा लाती है। इसका गाइज अगर हम बात करें कि जो ब्रेन में थैलेमस, सेरिबेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। जिसमें अपन जानते हैं कि थैलेमस ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बताया गया है। तो इसको आप लोग
अच्छे से देखकर बना सकते हैं। आइए हम आगे इसी के बारे में बात करते हैं। तो संचारित करता है इन दोनों केंद्रों के अतिरिक्त एक तीसरी केंद्र, जिसको हम लोग फर्स्ट में गाइज इस तीसरा नाम नहीं बताया था, ये तीसरा है, पिन्यूमेट्रिक सेंटर होता है। यह इंस्पिरेशन के लिए एवं एक अवरोध विधि को बनाता है। यह श्वसन केंद्र के इंस्पिरेटरी एवं एक्सपिरेटरी भाग से रिलेटेड होता है। ये कुछ इस प्रकार है गाइज, इसमें आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, इम्पल्स फॉर्म, और ये डायग्राम्स हैं जो सेंट्रल ऑफ रिस्पायरेटरी एक्टिवेट्स इन मेन के बारे में बता रहा है गाइज। कुछ इस प्रकार से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वर्क करते हैं। आइए इससे थोड़ा और बारे में बात करते हैं। तथा इस प्रकार से हम देखते हैं कि निम्न रिस्पायरेटरी सेंटर जो नर्वस रेगुलेशन में अपनी भूमिका निभाती है, जो इस प्रकार हैं। पहला अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सेंटर में, तो पहला पेन्यूमोट्रिक्स सेंटर होते हैं, जो यह सर्वोच्च प्रभावशाली केंद्र हैं। यह लयबद्ध, जिसको हम लोग रिथम बोलते हैं, सामान्य ब्रीथिंग कराता है। पेन्यूस्टिक सेंटर, यह लंबा और गहरा डिप्थ इंस्पायरेशन कराता है। और हम गास्पिंग सेंटर की बात करें तो जब उपयुक्त दोनों केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं तब यह अकेला कार्य करता है। यह गहरा अंत श्वसन कराता है। इंस्पायरेटरी सेंटर की बात करें तो उद्दीपन होने पर यह अंत श्वसन कराता है। और एक्सपायरेटरी सेंटर की बात करें तो जब अंत श्वसन केंद्र शांत होते हैं तब यह अच्छ श्वसन कराता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग रिस्पायरेटरी सेंटर की बात करते हैं तो पहला इसमें होता है डायरेक्ट इफेक्ट्स, जो निम्नलिखित कारक रिस्पायरेटरी सेंटर को सीधे प्रभावित करते हैं। इम्पल्स फ्रॉम द हायर सेंटर्स की बात करें तो उच्च केंद्र से आवेग ये श्वसन क्रिया को तीव्र करते हैं। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो गाइज इसमें इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर अथवा श्वसन की सक्रियता को बढ़ाती है, जबकि CO2 की कमी से सक्रिय घटती है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सेंटर का उद्दीपन कर श्वसन क्रिया दर में भी वृद्धि करता है। ऑक्सीजन लॉक की बात करें तो इससे रिस्पायरेटरी सेंटर उद्दीपित होते हैं और श्वसन दर बढ़ जाती है। रिफ्लेक्स इफेक्ट्स की बात करें प्रतिवर्ती रूप से निम्नलिखित कारक श्वसन को नियंत्रित करते हैं, जिसमें होता है कॉथ रिफ्लेक्स, जो कि खांसी एवं बल निश्वसन क्रिया। फोरिकेबल एक्सपेरेटरीज एक्ट है, जो कि रक्षात्मक है, बाह्य कणों को बाहर निकालने के लिए जियल मस्कस मेम्ब्रेन खांसी का उद्दीपित करता है। रिफ्लेक्स फ्रॉम द लंग्स, श्वसन की लयबद्धता, जिसको हम लोग रिथम वेगस नर्व्स द्वारा परिवर्तन से नियंत्रित की जाती है। यह परिवर्तन हायरिंग बिहेवियर रिफ्लेक्स कहलाता है। रिफ्लेक्स फ्रॉम द कॉइल्ड सिंस एंड एरोटिक आर्च, अगर हम एरोटिक आर्च की बात करें तो ग्रीवाकार, जिसको कॉर्डिड बॉडीज, जो कॉमन एरोटिड आर्टरी के विभाजन स्थल पर महाधमनी चाप की भित्ति में कुछ सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। अगर केमिकल कंट्रोल रेगुलेशन की बात करें तो तंत्रिकीय नियंत्रण के अतिरिक्त श्वास क्रिया केंद्र नॉन तंत्रिकीय उत्प्रेरणाओं के लिए रिस्पॉन्ड करता है। ये नॉन नर्वस स्टिमुली कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के उपजात पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड श्वास क्रिया, जिसको हम लोग ब्रीथिंग केंद्र की सक्रियता में वृद्धि कराता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ब्लड के अंदर अधिक होती है, उसी अनुपात में श्वसन क्रिया की दर में वृद्धि होती है। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि, जब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन दर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की दर से अधिक होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं अपने को बाहर निकालने के लिए श्वसन क्रिया को तीव्र कर लेती है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तब श्वसन का क्रिया का केंद्रीय हल्का उत्प्रेरित होता है और श्वास क्रिया धीमी गति से होती है। यह तब पाया जाता है जब मनुष्य असमय आराम अवस्था में होता है या फिर सोता हुआ होता है। इसका कुछ डायग्राम बनेगा गाइस, जो इस टाइप का है। ब्लड बेरिंग बैरियर्स, तो इस टाइप का केमिकल कंट्रोल्स है, जिसको हम लोग HCO3 के द्वारा बता सकते हैं। आइए थोड़ा और इस पर बात करते हैं।
ब्लड में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, हाई प्लस आयन सांद्रता, H प्लस आयन सांद्रता आदि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य रासायनिक कारक हैं, जिनमें प्रभाव इस प्रकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तनाव में बदलाव का प्रभाव, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का प्रभाव, का ऑक्सीजन तनाव में परिवर्तन का प्रभाव, हृदय स्पंदन दर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। गाइस, हम रिस्पायरेटरी सेंटर को CO2 तनाव में थोड़ा सा बदलाव भी बहुत प्रभावित करता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से श्वसन तीव्र हो जाती है। इफेक्ट ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम H प्लस की बात करें तो ब्लड में H प्लस सांद्रता में चेंजेस भी पल्मोनरी की ब्लड शुद्धता में बदलाव लाता है। एसिडोसिस में रिस्पायरेशन रेट बढ़ता है परंतु एल्कोलोसिस में घटता है। स्वतः ही ब्लड क्रिया कंट्रोल होती है। गाइस, एक्सीडोसिस और एल्कोलोसिस आप लोगों को पता होगा, कुछ इस टाइप का उसकी फार्मूला है जिसमें CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3, H2CO3 इज इक्वल टू H प्लस प्लस H माइनस CO3। H प्लस आयन मेड्यूला में स्थित रसायन संवेदी रचनाओं में पहुंचता है। इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ कार्बन ऑक्सीजनेशन, ब्लड में O2 की कमी श्वसन दर को तीव्र करता है तथा O2 की अधिकता से श्वसन दर मंद हो जाती है। इफेक्ट ऑफ हार्ट बीट रेट, श्वसन दर हृदय स्पंदन के समानुपाती है। ब्लड प्रेशर का प्रभाव श्वसन दर ब्लड प्रेशर के समानुपाती होता है। इफेक्ट ऑफ O2 एक्सेस, अनिश्चित समय के बिना किसी दुष्प्रभाव 60% O2 मिश्रण श्वसन द्वारा लिया जा सकता है। कुछ दिनों तक 75% मिश्रण रहा जा सकता है, जिसके बाद दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। आइए गाइस, हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। देन रेफरेंस। थैंक यू गाइस, ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया क्योंकि ये लॉन्ग नोट्स था। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बताएं नोट्स कैसा लगा।